गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में भी मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग कर दी थी और इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के बीच में आ गए हैं। ये मुगल एम्पायर पर हम 3 वीडियोज में कवर करेंगे क्योंकि पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस वीडियो में मेजरली हमारे सबसे बड़े मुगल एम्पर यानी अकबर के बारे में पढ़ेंगे और उनके आगे आने वाले 2 वंशजों और के बारे में भी पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि अकबर की कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी, कौन सी उन्होंने बैटल्स लड़ी थी, कौन से उनके जनरल्स थे, उनके नवरत्न कौन से थे, उनकी क्या-क्या अचीवमेंट्स या फिर उन नवरत्न ने क्या-क्या काम करे थे। सो बेसिकली हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अकबर को और बाकी आने वाले रूलर्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पर अकबर पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए ना कि हम अकबर के बारे में बल्कि उनके नवरत्न और उनकी जो उनकी फैमिली के बारे में, उनकी मैरिजेस के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब हम अपनी मुगल एम्पायर की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। जिससे पहले हम मुगल एम्पायर की दूसरी वीडियो स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि मैं आपको टाइमलाइन समझा दूँ कि हम टाइमलाइन में कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। हमने जो अपनी टाइमलाइन स्टार्ट करी थी वो 2500 BC में स्टार्ट करी थी। 2500 BC में जब पहले बड़े-बड़े शहर बने थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, रूपन, ये लोथल, ये कुछ बड़े-बड़े शहर थे जो कि 2500 BC में बन गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। फिर 1750 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है और 1500 BC में इंडिया में आर्यंस आ जाते हैं। आर्यंस अपने साथ वेदास लेके आते हैं और इसीलिए इंडिया में वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है। फिर आर्यंस का ये पहले अर्ली वैदिक एज होती है 1500 से 1000 तक और 600 BC में लेटर वैदिक एज भी खत्म हो जाती है क्योंकि 600 BC में न्यू रिलीजन्स फॉर्म हो जाते हैं और 600 BC के पीरियड को एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर और इसी दौरान पॉलिटिकली क्या हो रहा है इंडिया में, इस दौरान मगध एम्पायर का उदय हो रहा होता है। मगध एम्पायर अपने एक्सपेंशन पे आ जाता है। जो बिंबिसार हमने पढ़ा था, बिंबिसार कैसे एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देता है। ये हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार और उसके आगे आने वाले हरियंका डायनेस्टी के किंग्स मगध का एक्सपेंशन में लग जाते हैं 600 BC के बाद। फिर उसके बाद इसी मगध के पीरियड स्टार्ट जाता है। मगध के पीरियड में हमारे अशोका आ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। पूरी मौर्यन डायनेस्टी भी इसी मगध पीरियड में रहती है। और जब इन सारे के सारे मौर्यन डायनेस्टी का अंत होता है तो फॉरेन इन्वेजन आने लग जाते हैं, छोटी छोटी नई नई नेटिव डायनेस्टीज बनने लग जाती हैं। बता देता हूँ। नेटिव डायनेस्टी बनने लग जाती हैं और उसके जब तक बनती रहती हैं जब तक श्री गुप्ता नहीं आ जाते और श्री गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी की नींव नहीं रखते थे। कि गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है और गुप्ता डायनेस्टी में सबसे ग्रेट किंग थे हमारे समुद्रगुप्ता, जिनके बारे में बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। कैसे उनकी कोर्ट में हरिसेना नाम का एक पोएट भी था जिन्होंने उनकी किताब लिखी थी और कौन से चाइनीज ट्रेवलर्स उनके दौरान आए थे, हमने ये भी पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था गुप्ता के डिक्लाइन होने के बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तीन किंगडम्स आपस में लड़ने लग जाते हैं जो थे हमारे प्रतिहारा, पल्लास और राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में लड़े रहते थे कन्नौज कैपिटल के लिए। या कन्नौज के लिए तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जब तक रहता है तब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आती थी। 1206 में 1206 AD में जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आ जाती, दिल्ली सल्तनत जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिसकी नींव रखी गई थी। फिर दिल्ली सल्तनत रहती है हमारी 1526 तक, 1526 यानी बाबर जब इंडिया में पहली बार पानीपत वन की वॉर जीत जाते हैं और दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस कर देते हैं हमारे मुगल एम्पायर से। फिर बाबर इसके बाद 4 वॉर लड़ते हैं, हर साल एक एक वॉर लड़ते हैं 29 तक। और 29 से 30 का जो एक साल का पीरियड है उसमें ये आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये 4 साल 4 लगातार वॉर लड़ते हैं और एक साल मजे में जीवन व्यतीत करते हैं। 29 में आखिरी वॉर और 30 में जीवन व्यतीत करते हैं। हो सकता है ये 30 के जनवरी में मर गए हो इसलिए वॉर नहीं कर पाए, ये भी रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद हुमायूं आ जाते हैं 1530 में। हुमायूं आते जाते हैं स्टार्टिंग में, पर उस शेरशाह सूरी उसी दौरान इनको टेक ओवर कर देते हैं।
शेरशाह सूरी इनको रेजिस्टेंस दे देते हैं। बिहार से शेरशाह सूरी हमला कर देते हैं, हुमायूं के किंगडम को विद्रोह कर देते हैं और धीरे-धीरे 1540 में 1540 में तक 39 में एक पहली वॉर लड़ी जाती है, फिर 1540 में एक और वॉर लड़ी जाती है, जो कि आखिरी वॉर कन्नौज में लड़ी गई थी। 1540 में पहली 39 वाली वॉर चौरस में लड़ी गई थी। 40 की वॉर में हुमायूं को हरा के वो भगा देते हैं, 15 साल की एग्जाइल पे भेज देते हैं। पर 15 साल बाद यानी 1555 में हुमायूं वापस इंडिया में आते हैं। इस बार वो बड़ी सेना के साथ आते हैं और साथ के साथ शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी 1545 में ही शेरशाह सूरी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एक उनका जो बारूद के धमाके में उनका शरीर जल जाता है और वो मर जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ। इसके बाद 1555 में हुमायूं जो है इंडिया में वापस आ जाते हैं, अपनी मुगल किंगडम को दोबारा रिस्टैब्लिश करते हैं। एक साल सत्ता का सुख भोगते हैं, सिर्फ एक ही साल सत्ता का सुख भोगते हैं। उसके बाद इनकी भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, हुमायूं की भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। फिर आते हैं हमारे अकबर। अब तक हमने सब कुछ रिवीजन किया, अब हम अपनी वीडियो नई स्टार्ट कर रहे हैं। हम नए टॉपिक पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर जो कि 1556 में ही इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जब हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ होती है, अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है हुमायूं की, तो कोई भी तैयार नहीं था उसको थ्रोन को आगे सक्सीड करने के लिए, कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि हुमायूं के बाद अगला राजा कौन बनेगा। वैसे तो इनके एक ही बेटे थे, वो अकबर ही थे, पर अकबर उस समय माइनर एज में होते हैं, 14 ईयर की एज में होते हैं। अकबर 1556 में 14 ईयर की एज में होते हैं और इनको सपोर्ट हासिल होता है बैरम खान का। बैरम खान का इनको सपोर्ट हासिल होता है और बैरम खान की मदद से ये अपनी सेना लेके अटैक कर देते हैं हेमू पे। हेमू कौन है? ये बीच में हेमू कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो हम मुगल सल्तनत की बात कर रहे थे। हेमू, ये समझ लो आप, जैसे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को तंग किया था, ऐसे ही हेमू ने अकबर को तंग किया है। शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं जो इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के हुमायूं को रिप्लेस करने की कोशिश करी थी, हेमू ने अकबर को रिप्लेस करने की कोशिश करी। जब कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई थी सोसाइटी में हुमायूं के एक्सीडेंटल डेथ के बाद, तो हेमू ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। हेमू एक हिंदू किंग था। मैं इस सबको मिटा देता हूँ, यहाँ पे बहुत इतनी ज्यादा जगह है नहीं। हेमू जो कि 1556 में ही आया था, कुछ ही महीनों के लिए रूल किया था हेमू ने। और ये एक हिंदू किंग था जिसने टाइटल अज्यूम किया था विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का हेमू ने टाइटल अज्यूम किया था और इसने काफी सारे इंडियन रूलर्स को यूनाइट कर दिया था। इसने अफगानी रूलर को भी अपने साइड कर लिया था। बेसिकली पूरे इंडिया को एक तरीके से यूनाइट कर दिया था। मुस्लिम भी और हिंदू भी रूलर सबके सब हेमू के साथ आ गए थे और उनका जब मुगल एम्पायर को भगाओ यहाँ से, अब हेमू ही हमारा नया राजा बनेगा। दोबारा से दोबारा से हिंदू रूलर ही इंडिया पे रूल करेगा। पर फिर अकबर बैरम खान के साथ अपनी सेना लेके आ जाता है अटैक करने, और इन दोनों की, हेमू और बैरम खान के बीच में युद्ध होता है 1556 में ही। मैंने बताया ना, कुछ ही महीने के लिए उन्होंने रूल किया था। देखो कितना कुछ हो गया 1556 में। हुमायूं भी मर गया, इसके जो है तख्त पे भी बैठ गया अकबर, और हेमू से युद्ध भी करना पड़ गया। और 1556 में अकबर ने हेमू को मार भी दिया। ऐसा माना जाता है कि उस बैटल फील्ड में हेमू के पास बहुत ही विशाल आर्मी थी, हाथियों के साथ, और जो है ताकतवर अफगानियों के साथ। अफगानी उस समय भी बहुत ताकतवर माने जाते थे। अफगानी के सारे कबीलों को इसने एक कर लिया था। इतनी बड़ी आर्मी के साथ ये अकबर और बैरम खान से लड़ने जाता है। पर क्या, पर ये किस्मत इसकी खराब ही निकलती है। मतलब किसी ने सही लगता था कि ये दिल्ली का तख्ती मनूस था। हेमू भी युद्ध में एक्सीडेंटल डेथ मर जाता है। उसको वो हाथी पे बैठा बैठा हेमू को एक तीर लग जाता है जो बेहोश हो जाता है। लोगों को लगता है कि हेमू मर गया और उसकी सेना जो भागने लग जाती है। हेमू को छोड़ के सेना पीछे जो है भाग जाती है। फिर पता चलता है कि हेमू सिर्फ बेहोश हुआ था। अकबर और बैरम खान जो है हेमू को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस घायल हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जिसके बाद अकबर अपनी सल्तनत स्टार्ट करता है।
अब अकबर अपनी सल्तनत तो स्टार्ट कर देता है, पर क्योंकि ये 14 ईयर की एज का था, इसलिए बैरम खान और कुछ अपने होम सर्वेंट्स के अंडर अपनी सल्तनत स्टार्ट करता है। ये जो होम सर्वेंट्स थे या फिर इसके जो घरेलू सर्वेंट्स थे जो इसको मदद कर रहे थे इस सत्ता को संभालने के लिए, उन्हें वो एक तरीके से पेटीकोट गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करते हैं। मतलब कि जब वो सत्ता में उस समय किचन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जो ये अपनी ज़्यादा जो भी इनकी माता हो गई या फिर इनके दाई माँ हो गई, इन सब की ज़्यादा बातें सुन रहे होते हैं 14 ईयर एज के अकबर। इनमें से किचन पॉलिटिक्स में जो कि प्रमुख माने जाते हैं वो है महामंगा महामंगा और बहरम खान। नहीं, बहरम खान नहीं, आदम खान। महामंगा जो कि एक दाई माँ थे अकबर की, जिन्होंने बचपन से इसको पाला था। अकबर की एक और ये है कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू रूलर के फौज में हुआ था। हिंदू रूलर के फौज में अकबर का जन्म हुआ था, जिनका नाम था राणा वीर। राणा वीरा इनके फौज में अकबर का जन्म हुआ था। इसीलिए ये भी एक रीजन माना जाता है कि अकबर इतने ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस इसलिए थे क्योंकि इनके जन्म के टाइम पे एक हिंदू रूलर ने, सिंध के एक रूलर थे, इन्होंने इनको सपोर्ट दिया था, इनको पनाह दी थी अपने यहाँ पे, इनकी माता को और इन नवजात शिशु यानी अकबर को पनाह दी थी। क्योंकि हम जानते हैं उस समय तो जब इनका जन्म हुआ था, जब हेमू जो एग्जाइल में थे, जो 15 साल का अपना अज्ञातवास बिता रहे थे, तो इनका जन्म एक हिंदू राजा के फोर्ट में हुआ था। इसके ऊपर जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट करी तो इनमें महामंगा और आदम खान की ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी। जब तक फिर उन्होंने 1560 में ये पेटीकोट गवर्नमेंट या फिर जो सर्वेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया था। जब अकबर ने 1560 में पेटीकोट गवर्नमेंट खत्म करी, यानी पॉलिटिक्स में अपने डोमेस्टिक सर्वेंट्स का इन्वॉल्वमेंट खत्म करा, उसके बाद अकबर पूरी तरीके से कंप्लीट रूलर बन गए। ये अपने जो भी डिसीजन थे वो इंडिपेंडेंटली ले रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ, इन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज लाए, एक एकदम ही इनोवेटिव तरीका लाए अपने एक्सपेंशन के लिए। बाकी इनसे पहले आए रूलर, भले ही वो हुमायूं हो, बाबर हो या दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज हो, सबका क्या एम रहता था कि राजपूत रूलर से लड़ो, उन्हें मिलिट्री वाइज हरा दो और उनका एरिया कब्जा लो। पर अकबर को समझ में आ गई थी ये बात कि राजपूत रूलर भले ही जो है आपस में यूनाइटेड ना हो, उनको हराना इतना फिर भी आसान हो, एक एक करके वो हराए जा सकते हो, पर हर राजपूत रूलर अपने आप पे इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसका इतने टैलेंट को वेस्ट करना बेकार है। उनको उनको टैलेंट वेस्ट करना बेकार है। इससे अच्छा हम उनके साथ उन्हें अपनी तरफ ले लेते हैं, उन मैरिजेस करके, उनकी डॉटर्स के साथ मैरिजेस करके एक उनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। इसी का यही नतीजा था कि 1562 में अकबर ने मैरिज की थी राजा भीरमल के साथ, भरमल के साथ, राजा भरमल की डॉटर के साथ। राजा भरमल की एल्डर डॉटर, जिनको कई जगह जोधा भी बोला गया है या फिर किताबों में हरंका भी लिखा गया है। हरंका बाई, हरंका बाई जो कि राजा बर्मल की बेटी थी, एल्डेस्ट बेटी थी, या फिर जो पॉपुलरली फोकलोर्स में लिखा गया है, इन्हें जोधा बोला गया है फोकलोर्स में, या फिर हरंका। इनके साथ ये मैरिज करके ये अब राजा बर्मल जो कि जयपुर के एक राजा थे, जयपुर और एक बहुत ही ताकतवर राजा थे, उनको अपने साथ ले लेते हैं और इनके साथ इनकी काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते हैं, वो भी अकबर के साथ हो जाते हैं। ये पूरी फैमिली हम देखेंगे आगे इनके नवरत्न में भी, राजा बर्मल के पोते आते हैं अकबर के नवरत्न में भी। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है राजा बर्मल और उनकी फैमिली का अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्सपेंशन पॉलिसीज में, जो कि संभव हो पाया उनकी मैरिजेस के कारण। और अकबर के जो बेटा था सलीम, जो आगे जाके तख्त पे भी बैठेगा, उसने भी शादी करी थी एक हिंदू प्रिंसेस के साथ ही। क्योंकि तो ये दर्शाता है कि कैसे अकबर की पॉलिसी चेंज हो गई थी।
अब हम समझेंगे अकबर के कुछ मिलिट्री कॉन्कर्स के बारे में। अब अब तक हमने जितने भी रूलर्स के बारे में पढ़ा, पहले दिल्ली सल्तनत या फिर बाबर, हुमायूं या फिर आगे भी आने वाले कितनी जो भी रूलर है, उन्होंने इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जितनी अकबर ने अकेले ने लड़ी थी। अकबर ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा वॉर लड़ी थी और इनकी वॉर के बारे में एग्जाम में बड़ी डिटेल में पूछा जाता है। जिनमें से इन्होंने जो है सबसे फेमस फेमस वॉर के बारे में जो पूछा जाता है वो चित्तौड़ की, गुजरात की और हमारे गोलकोंडा की, अहमदनगर की या फिर गोंडवाना की। ये मेन मेन वॉर्स हैं। वैसे तो इन्होंने कश्मीर की भी वॉर लड़ी थी, सिंध की भी वॉर लड़ी थी, बलूचिस्तान की भी वॉर लड़ी थी और मालवा रीजन में भी एक वॉर लड़ी थी। मतलब बेसिकली बहुत सारी वॉर्स इन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी थी। और ये चित्तौड़ की और एक हल्दी घाटी की भी वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन मेन वॉर है जो एग्जाम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, बाकी वॉर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। हल्दी घाटी सबसे पहले चित्तौड़ की वॉर लड़ी गई थी। जो चित्तौड़ की वॉर लड़ी थी वो रा, राजा उदय सिंह के खिलाफ लड़ी गई थी। राजा उदय सिंह जो कि पिता थे महाराणा प्रताप के, ये चित्तौड़ के इरादा थे। उस समय जब इन्होंने आए चित्तौड़ पे हमला किया और चित्तौड़ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। उस समय ये गुस्सा थे वो उस समय गुस्सा थे बहुत ज़्यादा राजा उदय सिंह से और महाराणा प्रताप से, तो उन्होंने बहुत ही विध्वंसता के साथ चित्तौड़ को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद पर जो हमारे राणा महाराणा प्रताप है वो उस समय चित्तौड़ से भाग गए थे। वो पहले ही उस समय चित्तौड़ में प्रेजेंट नहीं थे जब से वॉर लड़ी गई थी। वो दूसरी जगह प्रेजेंट थे और बाद में जाके हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ भी एक वॉर लड़ी जाती है। इस वॉर में ना कि अकबर और अकबर के मुस्लिम जनरल्स ने साथ दिया था, बल्कि उनके कुछ हिंदू रिलेटिव्स ने भी इस वॉर में साथ दिया था अकबर का, जिसके कारण ही वो ये वॉर जीत पाए। आजफ खान और मान सिंह उस समय के जनरल थे अकबर के, जिन्होंने वॉर करी थी हल्दी घाटी की। ये मान सिंह वही है पोटे ऑफ, मतलब ये रिश्तेदार हैं अकबर के, जो हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने शादी करी थी राजपूत रूलर से। ये उन्हीं के पोते हैं मान सिंह। और आसिफ खान ये एक बहुत ही ताकतवर जनरल थे अकबर के, जो आगे जाके बगावत भी कर देते हैं अकबर से और अकबर इनको मार देते हैं। वो बात अलग है, पर इन्होंने अकबर के लिए काफ़ी सारी वॉर लड़ी थी। और मानसिंह इनके नवरत्न में से भी एक है। नवरत्न जिनके बारे में हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, उनमें से एक मानसिंह भी है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी वॉर लड़ी थी। मानसिंह अंबर एरिया के राजा थे, किंग ऑफ अंबर। अंबर एरिया के राजा है मान सिंह। और दूसरी है गुजरात की वॉर। गुजरात की वॉर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी अकबर के लिए, तो उस वॉर को जीतने के बाद वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है। फतेहपुर सिकरी का आगे भी दिख रहा है, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में अकबर ने यहाँ पे एक कमिटी बिठाई थी, रिलीजियस कमिटी भी बिठाई थी फतेहपुर सिकरी में। ये लिखा हूँ मैं। फतेहपुर सिकरी में रिलीजियस कमिटी बिठाई गई थी अकबर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि इनसे पहले जितने भी रूलर थे उनका मानना था कि सिर्फ जो है मुस्लिम ही या फिर कुरान ही एक चीज़ है, एक असली रिलीजन है, बाकी रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं होती है। पर अकबर ने सोचा, अकबर खुद तो पढ़े लिखे थे नहीं, अकबर को कुरान के अलावा कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, कुरान भी उन्हें मुँह ज़ुबानी याद थी, इसलिए वो बोल सकते थे, पर वो अक्सर नहीं पढ़ा कर सकते थे, ना उर्दू ना हिंदी। पर पर वो जो उनको नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, हर चीज़ को वो जानना चाहते थे। ऐसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने फतेहपुर सीकरी में। वहाँ पे सभी रिलीजन के गुरुओं को बुलाया और उनके साथ बैठक करवाई फतेहपुर सीकरी में, और उनसे समझा कि तुम बातचीत करो, अपने अपने रिलीजन के बारे में बताओ।
और उसमें इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जितने भी रीजन है, ज़्यादातर सभी रीजन एक ही बात बताते हैं, पीस की। और जो भी साधु या फिर जो भी मौलवी है, जितना ज़्यादा कट्टर होगा, जितने ज़्यादा अपने आप को रिलीजियस होगा, वो उतनी ज़्यादा इलॉजिकल बातें कर रहा है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला था फतेहपुर सीकरी की बैठक में, जिसमें सभी रिलीजियस गुरु को, सभी अलग अलग धर्मों के रिलीजियस गुरु को बुला के मीटिंग करवाई गई थी। और ये बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया गया था गुजरात को कॉन्कर करने के बाद फतेहपुर सीकरी में। दूसरी है हमारी अहमदनगर की। अहमदनगर, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था कि असलियत में अहमदनगर शाहजहां ने कब्जाया था। अहमदनगर को पूरी तरीके से मुगल एम्पायर में शामिल करने में शाहजहां का हाथ था। पर पर अकबर ने सबसे पहले वॉर लड़ी थी अहमदनगर की, और आधा अहमदनगर का नॉर्थन रीजन को कब्जा लिया था। और इस समय इनको जो सामना करना पड़ा था वॉर का, वो थी चांद बीवी के साथ। चांद बीवी, जो कि इनके जो पति थे, इनके जो हस्बैंड थे, उनकी अर्ली डेथ हो जाती है और इनके सन को तख्त पे बिठा दिया जाता है, और चांद बीवी एज ए गार्डियन काम करती हैं अपने अहमदनगर को संभालने के लिए। अपने बेटे का गार्डियन, एज ए गार्डियन काम करती हैं और अहमदनगर का रूल किया करती हैं। ये अक्सर वीरांगनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। जितनी भी वीरांगना हो गई, रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना। दूसरी, गोंडवाना की एक और क्वीन थी, रानी दुर्गावती। इनकी भी सेम ही स्टोरी थी कि इनके हस्बैंड की अर्ली डेथ हो जाती है, उसके बाद ये रानी दुर्गावती गोंडवाना की क्वीन बन जाती हैं। ये गोंडवाना रीजन, जो कि आपको हमने पिछली मैप, अगर आपको भामिन वाला किंगडम का मैप याद होगा या फिर आपको मैप दिख गया होगा, इस मैप में आप देख सकते हैं कि गोंडवाना जो है भामिन किंगडम से ऊपर आता है। तो पहले इन्होंने गोंडवाना को कब्जाया, उसके बाद नीचे जाके अहमदनगर को भी कब्जा लिया था, अहमदनगर के नॉर्थन रीजन को कब्जा लिया था। और रानी दुर्गावती बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मानी जाती थी। ये कई सारे कबीलों को इन्होंने जोड़ दिया था। वो एरिया जो है कबीलों का रीजन था, इनका जो किंगडम है वो बहुत सारे कबीलों का किंगडम था। उन्होंने सभी कबीले को जोड़ के एक विशाल आर्मी का से सामना करा हमारे अकबर का। इसका क्या रीजन, और ये जो वो आया था इस समय जो जनरल था, वो वो आसफ खान ही था। आसफ खान ने हल्दीघाटी की भी वॉर लड़ी थी, और आसफ खान ने गोंडवाना की भी वॉर लड़ी थी। इतना ज़्यादा खास जनरल था अकबर का आसफ खान, पर आगे जाके विद्रोह कर देता है, तो फिर इसको ख़त्म करना पड़ता है आसफ खान को। और रानी दुर्गावती ने 3 बार अकबर को हरा दिया था। 3 बार अकबर के अलग-अलग जनरल्स आए, उनको हमला किया रानी दुर्गावती पे, और 3 बार हरा दिया। पर चौथी बार जब आसफ खान और एक और जनरल था, उनको पर मेन जो कमांडिंग ऑफिसर था वो आसफ खान था। इतनी बड़ी आर्मी के साथ आए कि उन्होंने दुर्गावती को हरा दिया। आसिफ खान बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग वाइज़ था। क्योंकि तो हमने समझ लिया कि पहले सबसे पहले चित्तौड़ में जो लड़ाई हुई उदय सिंह के साथ, राणा उदय सिंह के साथ, फिर उस वॉर में उनके बेटे महाराणा प्रताप जो बच के भाग जाते हैं, और हल्दी घाटी की वॉर लड़ी जाती है महाराणा प्रताप के साथ, जो कि बहुत ही भयानक वॉर होती है। और इस भयानक वॉर में जो है काफ़ी सारे हिंदू रूलर्स भी उनका साथ देते हैं, जिनमें से मान सिंह है। मान सिंह जो कि एक रिलेटिव ऑफ अकबर भी है, इसलिए वो उसका साथ देते हैं। और आसफ खान उनका जनरल भी इसी वॉर में होता है। जितनी भी मुश्किल वॉर होती है, सबके लिए आसफ खान को बुलाया जाता है। ये हो गए उनके कुछ मिलिट्री कॉन्कर्स। अकबर, जो कि एक सेन के बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, जो कि अकबर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें सिखाते थे कि तुम रिलीजियस टॉलरेंट रहो, सभी रिलीजन को जो है समान मानो। और इनकी जो दरगाह थी, वो जो है हम फतेहपुर सिकरी में ही है, और इन्हीं के कहने पे इन्होंने इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना, तो कि हमने पहले बता दिया आपको कि वहाँ पे जो है अलग अलग रिलीजियस गुरुज को बुला के बैठक बिठाई जाती थी, उनके साथ चर्चा करवाई जाती थी कि भगवान क्या है, और जीवन के कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूँढने की कोशिश करी जाती थी उस इबादत खाने में, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। और
इन्हीं शेख सलीम के नाम पे अकबर के बेटे या फिर आगे आने वाले हमारे राजा का भी नाम पड़ता है सलीम। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती ने ब्लेस किया था अकबर को एक बेटे से जिनका नाम था सलीम। उनको ब्लेसिंग के कारण वो बेटे का जन्म हुआ था। और फतेहपुर बाद में जाके अकबर जो अपनी इनकी इनकी रिस्पेक्ट में अपनी जो दरबार है, अपना कोर्ट है, वो शिफ्ट कर देता है आगरा से फतेहपुर सिकरी में। अपनी कैपिटल तो वो वहीं रखता है आगरा में, पर अपना कोर्ट शिफ्ट कर देता है फतेहपुर सिकरी में, भी एक अपनी दरबार बिठाता है फतेहपुर सिकरी में। और अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंस है, इसी का रिजल्ट था कि अकबर ने जजिया कानून को ख़त्म कर दिया था। जजिया कानून जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान लाया गया था, वो अकबर ने आते ही अपने दौरान ख़त्म कर दिया था। जजिया कानून की जो हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगेगा, कि कोई भी हिंदू जो अपनी रिलीजियस यात्रा पर पिलग्रिमेज पर जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम रूलर्स को, वो जजिया हटा दिया था अकबर ने। वो बात अलग है, आगे आने वाले कुछ रूलर्स थे जो जजिया लगा दिया था, औरंगजेब ने तो बढ़ा भी दिया था, पर अकबर ने अपने समय में जजिया को हटा दिया था और फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए भी मनाही कर दी थी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनका फोर्सफुल रीजन कन्वर्जन नहीं होगा, उन्हें मुस्लिम नहीं बनाया जाएगा फोर्सफुली। और बीफ अपने एम्पायर में बीफ को बैन कर दिया था, बीफ का कंजम्पशन या फिर सेल को बैन कर दिया था अकबर ने। और काफ़ी सारे जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश करी थी, जैसे कि सती प्रथा को बैन कर दिया था, या फिर चाइल्ड मैरिजेस को बैन कर दिया था। कोई भी 14 ईयर की से कम की वुमेन या फिर गर्ल का मैरिज नहीं की करी जा सकती। ये सारे रिफॉर्म्स करे थे अकबर ने अपने दौरान। अब हम अकबर के नवरत्नों की बात करेंगे। अकबर के जितने भी कोर्टमैन्स थे, 9 कोर्टमैन थे, उनके अलग अलग पोस्ट के लिए उनके कोर्टमैन कह लो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर कह लो, या फिर डिप्लोमेट्स कह लो, वो 9 नवरत्न थे। जो कि हमने देखा कि पहले गुप्ताज के पीरियड में भी नवरत्न हुआ करते थे, ऐसे इनके भी नवरत्न थे। उनके बारे में पढ़ेंगे। अकबर के 9 रत्न या फिर 9 उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। पहले अब्दुल फैजी, पहले अब्दुल फैजल, फिर फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा तोडामल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, फ़कीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये थे 9 नवरत्न ऑफ अकबर। ये सभी के सभी 9 नवरत्न अपने एक स्पेशल काम के लिए एक स्पेशलिस्ट थे, अपने ही काम के एक स्पेशलिस्ट थे। जैसे कि अब्दुल फैजल अब्दुल फैजल जो वॉर में भी आते थे, वॉर भी किया करते थे। हमारे तानसेन एक बहुत ही बड़े कलाकार थे, सिंगर थे। अपने जो कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे गाने गाते थे कि इनके गाने, एक स्पेसिफिक गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी, दूसरा स्पेसिफिक गाना गाते थे तो दीपक चल उठते थे, सारी की सारी जो लाइटिंग, पूरा जो कमरा रोशनी से भर जाता था। दो दो इनके जो मेन सिंगिंग है या फिर मल्हार है, वो है मेघ मल्हार और दीपक राग और मेघ मल्हार, दो इनके मेन जो सिंगिंग है, जिनके बारे में बोल देते हैं। मेघ मल्हार के गाने के से बारिश हो जाती थी, दीपक राग गाने से दीपक जल उठते थे। और तानसेन सबसे पहले काम करते थे राजा हरिश्चंद्र के। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पहले ये कोर्ट पोएट थे, पर इनको बाद में भेज दिया गया अकबर के दरबार में, एज ए गिफ्ट भेज दिया, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, कि ये देखो हम अपना सबसे बड़ा, सबसे कीमती सिंगर आपको भेज रहे हैं, सबसे गायक आपको भेज रहे हैं आपके कोर्ट में, आपकी कोर्ट की शान को बढ़ाने के लिए तानसेन को भेजा गया था। और बाद में जाके इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। आगे जाके हम देखते हैं कि ये मुस्लिम धर्म को तानसेन अपना लेते हैं। कि बीरबल बीरबल के बारे में क्या बोलना। बीरबल तो चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर थे। ये उनको हर मुश्किल में, चाहे युद्ध से जुड़ी बात हो या फिर कोई डोमेस्टिक समस्या हो, हर जगह उनको सहायता करते थे। अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी जो है दुविधा को सॉल्व करते थे बीरबल। फिर राजा तोडामल ने बहुत ही ज़्यादा पूरे इंडिया में, पूरे जो मुगलों का किंगडम है उसमें एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया था। लैंड का की सर्वे,
कि किस जगह कितनी लैंड, कौन सी लैंड पे कितनी एग्रीकल्चर यील्ड होती है, कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है। इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिटेल में कई सालों लगा के राजा तोडरमल ने एक सर्वे करवाया था। और उस सर्वे के बाद जो भी इन्होंने मेजरमेंट का सिस्टम निकाला, उसको तोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। तोडरमल बंदोबस्त। तोडरमल बंदोबस्त या तोडरमल बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बंदोबस्त करवाया था कि मेजरमेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले कि कैसे टैक्स वसूला जाए, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी लैंड पे कितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर ये लोगे तो हम टैक्स कैसे वसूलेंगे। तो पर राजा तोडरमल ने बंदोबस्त करवाया और इसी के बेस पे मनसुबदारी सिस्टम भी अकबर ने लागू करवाई थी। ये मनसबदारी सिस्टम भी इक्तेदारी सिस्टम की तरह ही होती है कि एक ही एरिया को मनसबदार चुन लिया जाता है, उसी के अंदर होता है वहाँ की सेना को संभालना और वहाँ पे टैक्स की वसूली करना। ये मनसबदारी सिस्टम था उस समय। और ये बोला जाता है कि बिहार और जो बंगाल के एरिया है उसको एक मनसबदार, वो बंगाल के मनसबदार से जाना जाता था, बंगाल की मनसबदारी से जाना जाता था। वहाँ पे एक वॉर भी हुई थी बंगाल में। दाऊद नाम का दाऊद नाम की एक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी जिन्होंने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ, क्योंकि बंगाल का वो एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जितना भी ट्रेजर कलेक्ट होता था उसका 50% एरिया, 50% जो ट्रेजर होता था वो बंगाल और बिहार के उस प्रोविंसी या फिर उस मनसुब से कलेक्ट होता था। और वहाँ के मनसुबदार यानी दाऊद ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर खुद गया था वहाँ पे अपनी सेना लेके, खुद वहाँ दाऊद को वो खदेड़ दिया था पटना से और बिहार से भगा दिया था और नया मनसूबदार चुन लिया गया था कोई और। ये हो गई मनसूबदारी सिस्टम। फिर राजा मानसिंह, इनके बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये जो है अंबर एरिया के किंग थे, किंग ऑफ अंबर थे। और इन्होंने बहुत सारी जो बैटल्स में मदद करी थी, अकबर की बहुत सारी बैटल्स में मदद करी थी, जिनमें से सबसे जो बड़ी बैटल मानी जाती है राजा मान सिंह की, वो हल्दी घाटी की बैटल है। उसके बाद अब्दुल रहीम आ जाते हैं। अब्दुल रहीम, ये रहीम वही है जिनको जो कहावत होती है ना, राम रहीम एक ही है, वो रहीम यही है। ये बहुत ही बड़े एक संत थे जो कि इनके कोर्ट में काम किया करते थे। फिर फारिक अज़ीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये दोनों चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर थे। ये अलग अलग मैटर्स पे अकबर को एडवाइस किया करते थे। और आगे फिर सबसे फाइनली हम पढ़ेंगे अब्दुल फैजल के बारे में। अब्दुल फैजल जो कि एक युद्ध में भी भाग लिया करते थे। इन्होंने डेक्कन प्लेट्यू यानी अहमदनगर की जो वॉर लड़ी गई थी चंदा बीबी के साथ, चंदा बीबी के खिलाफ, उस वॉर में भी अब्दुल फैजल ने मदद करी थी अकबर की। और अब्दुल फैजल ने एक किताब भी लिखी है अकबरनामा, जिस किताब में हमें पता चलता है अकबर की पूरी हिस्ट्री के बारे में, कौन से उन्होंने मिलिट्री कॉन्कर किए, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी। अकबरनामा जो कि 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से थर्ड पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा भारी है, सबसे ज़्यादा बल्कि या फिर सबसे ज़्यादा पेजेस वाला है। इसका नाम है आईन अकबरी। ये अक्सर पूछा जाता है कि 3 आपको नाम दे दिए जाएंगे, इन 3 नाम में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है अकबरनामे का, तो उसका आंसर है आईन अकबरी। या फिर पूछा जाएगा आईन अकबरी किसने लिखा, वो होगा अब्दुल फैजल ने लिखी है आईन अकबरी। इसमें डिटेल में वर्णन किया गया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी और युद्ध की मिलिट्री कॉन्कर पॉलिसीज के बारे में, मिलिट्री कॉन्कर या एक्सपेंशन के बारे में बड़ी डिटेल में वर्णन किया गया है। और अब हमारे बच जाते हैं अब्दुल रहीम जो कि एक पोएट भी थे, एक बहुत बड़े पोएट थे और एक संत भी थे, सूफी संत भी थे। और ये जो बेटे थे बैरम खान के, बैरम खान जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अकबर जब इंडिया में आया था तो उसको एक गार्डियन दिया गया था, उसका जो जनरल था उसका गार्डियन भी था बैरम खान, जिन्होंने आगे 1556 के बाद कुछ साल अकबर के नाम पे रूल भी किया था।
अकबर को तख्त पे बिठा दिया, पर अकबर को पीछे से गाइडेंस देते रहे। बाद में जाके अकबर ने उनको देश निकाला दे दिया कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से रूल कर रहे हो, तुम जो है सबको मारे जा रही हो, तो मैं ऐसे रूल नहीं करना चाहता, अब मैं अपने ढंग से रूल करूँगा, तुम जाओ, तुम रिटायरमेंट ले लो और तुम जाके कहीं दूसरी कहीं जो है अब अपनी आराम से ज़िंदगी बिताओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उनके जो बेटे थे अब्दुल रहीम, उनको इन्होंने नवरत्न में शामिल कर लिया, क्योंकि एक पोएट भी थे, बहुत अच्छे पोएट, और उनके बेटे भी थे, बैरम खान के बेटे भी थे। ये हो गए नवरत्न ऑफ अकबर, इनके बारे में हमने सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब्दुल फैजल, जिन्होंने किताब लिखी थी अकबरनामा, और फैजी इनके बारे में कुछ खास है नहीं, उन्होंने कुछ खास करा नहीं था। तानसेन, जो कि एक बहुत बड़े कविता बहुत बड़े गायक थे, जो मेघमलाल और दीपक राग गाते थे। फिर बीरबल, बीरबल के बारे में तो क्या बोलना, सबने सुना हुआ है। जो एक बहुत ही विद्वान थे और एडवाइस देते थे। राजा तोडामल, जो कि जिन्होंने जो है लैंड मेजरमेंट का सिस्टम दिया था। राजा मान सिंह, वॉर में मदद करी थी। रहीम, जो कि पोएट थे। और बाकी ये दोनों आखिरी के बचे हुए हमारे फ़कीर और मौलाना प्याजो, जो कि एडवाइज़र ऑफ अकबर थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अकबर का पूरा आज की हमारी क्लास सब अच्छी लगी होगी, बड़ी डिटेल में समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने बड़ी ही डिटेल में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो मुगल सल्तनत या फिर इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी, तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, और ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।